Hello, myself Dipti Ramani, Associate Professor Chemistry, SPC Government College Ajmer. Today we will start the topic of BSc Part 3 Chemical Kinetics, and in this series we will continue determination of activation, energy of activation, सक्रियण ऊर्जा का निर्धारण। केमिकल काइनेटिक्स में हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनमें एक्टिवेशन एनर्जी का होना आवश्यक होता है, तभी वो प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। इस एक्टिवेशन एनर्जी के निर्धारण के लिए दो मेथड्स हैं। पहला ग्राफिकल मेथड आलेखी विधि, और दूसरा किन्हीं भी दो टेम्परेचर के का जो वेग कांस्टेंट है उसको ज्ञात करके भी हम एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड देखेंगे, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में हम अरेनियस इक्वेशन को यूज़ करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी के लिए अरेनियस इक्वेशन हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, K = A e⁻⁻⁻RT। इस इक्वेशन में अगर हम दोनों तरफ लॉग लेते हैं तो हम इक्वेशन को लिख सकते हैं log K = log A e⁻⁻⁻RT, और लॉग लेते ही ये e की टर्म्स नीचे आ जाएगी। इसको हम लिख सकते हैं log K = log A - e⁻RT। ये चूँकि ये log टू द बेस e है, इसको 10 बेस में कन्वर्ट करने पे हमें 2.303 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2.303 log K = 2.303 log A - e⁻RT। log K = log A - e/2.303 R 1/T। इसमें अगर हम log K और 1/T के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो ये इक्वेशन y = mx + c के फॉर्म में है, और इसमें जो इक्वेशन का स्लोप है इसे हम लिख सकते हैं -EA/2.303 R। तो इस स्लोप को ज्ञात करके हम एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं, क्योंकि स्लोप को अगर हम 2.303 R से मल्टीप्लाई करेंगे तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हमें ज्ञात हो जाती है। अब हम किन्हीं भी दो तापों के बीच में रेट कांस्टेंट ज्ञात कर सकते हैं, करके भी एक्टिवेशन एनर्जी को निकाल सकते हैं। इसके लिए फिर से हम वही इक्वेशन यूज़ करते हैं। लास्ट जो इक्वेशन थी log K = EA/2.303 R 1/T × log A। अब हम अगर A की जो इक्वेशन है, A की जो रिएक्शन है, उसको दो अलग अलग तापों पर उनके वेग स्थिरांकों के मान ज्ञात कर सकते हैं, और इक्वेशन को हम लिख सकते हैं log K1 = -EA/2.303 R 1/T + log A। सेकेंड इक्वेशन में भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं log K2 = -EA/2.303 R 1/T2 + log A। और इन इक्वेशंस को अगर हम माइनस करें log K2/K1 या log K2 - K1 करके माइनस करें तो फाइनली इक्वेशन हमारे को मिलती है log K2/K1 = EA/2.303 R T2 - T1 T1 × T2। तो इस इक्वेशन में अगर हमें K1 और K2 के मान पता हों, T1 और T2 के मान हमें ज्ञात ही हैं, तो इससे हम EA की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से जो केमिकल काइनेटिक्स हैं उसमें जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसका डिटर्मिनेशन हम दो मेथड से कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड ग्राफिकल मेथड, और सेकंड मेथड दो अलग अलग टेम्परेचर्स पर रेट कांस्टेंट्स को ज्ञात करके हम एक्टिवेशन एनर्जी को ज्ञात कर सकते हैं। अब हम कहेंगे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी का रोल क्या है या उसकी भूमिका क्या है। हमें पता है कि जो दो अभिकारक अणुओं की परस्पर टक्कर अभिक्रिया तभी होगी जब दोनों अणु की जो ऊर्जा है वो एक न्यूनतम मात्रा के साथ वो एनर्जी में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये जो न्यूनतम ऊर्जा होती है, जो कि अणुओं के साथ होने पर ही उनकी परस्पर टक्करें प्रभावी होती हैं और जो कि रासायनिक अभिक्रिया में फलीभूत होती हैं, तो उस ऊर्जा को हम कहते हैं दहली ऊर्जा। तो यह जो आधिक्य ऊर्जा है, जो कि दहली ऊर्जा से कम अणु रखने वाले क्रियाकारक अणुओं को प्राप्त करनी पड़ती है ताकि वे आपस में टक्कर करके जो उत्पाद बना सकें, उस ऊर्जा को सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। तो इसलिए सक्रियण ऊर्जा को हम डिफाइन कर सकते हैं, सक्रियण ऊर्जा = दहली ऊर्जा माइनस सामान्य अणुओं की ऊर्जा। और सक्रियण ऊर्जा को ध्यान में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि अभिकारकों के अणु अभिक्रिया में भाग लेने से पूर्व किसी प्रकार ऊर्जा की एक निश्चित आधिक्य मात्रा को ग्रहण कर लेते हैं, वे उत्पाद में परिवर्तित
हो सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अभिकारकों एवं उत्पादों के बीच एक ऊर्जा अवरोध होता है। अभिकारकों को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए इस अवरोध को पार करना पड़ता है। जैसे कि इस रिएक्शन जो दो फिगर्स दे रखे हैं उसमें दिखाया गया है। एक्स एक्सिस पर रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स हैं और वाई एक्सिस पर एनर्जी ऑफ द सिस्टम दिखाया गया है। इसमें रिएक्टेंट जो है N2+3H2 हैं, इनको प्रोडक्ट बनाना है अमोनिया। तो जो रिएक्टेंट की एनर्जी जो है यहाँ पर वो है E1 और ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तभी कन्वर्ट हो सकते हैं जब ये एनर्जी बैरियर जो कि यहाँ दिखाया गया है उसको पार कर सकें। तो रिएक्टेंट और एनर्जी बैरियर के बीच में जो एनर्जी है, जो एनर्जी गैप है, उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो टक्करों के द्वारा इन रिएक्टेंट्स को एक्टिवेशन एनर्जी प्राप्त होगी। वो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर के बाद एनर्जी बैरियर को पार करके प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे। प्रोडक्ट की एनर्जी यहाँ पर इसमें रिएक्टेंट की एनर्जी से कम है। तो रिएक्टेंट को EA प्राप्त होनी आवश्यक है और वो EA जो है वो ये टक्करों के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया में सक्रियण ऊर्जा की भूमिका हम इन फिगर्स के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है। तो जब कोई भी रिएक्टेंट अणु एक्टिवेशन एनर्जी को ग्रहण करके उत्पाद के लिए तैयार होते हैं तो उत्पाद बनने और सिक्रेट अणुओं के बीच में एक ऐसी अवस्था आती है जो कि विभिन्न परमाणुओं के बीच केवल आंशिक बंध बनते हैं। तो एक सामान्य अभिक्रिया अगर हम ले रहे हैं जैसे कि बताया गया है AB+CD। अब इसमें A और B के बीच में बॉन्ड है, CD में C और D के बीच में बॉन्ड है। ये रिएक्शन करके दो प्रोडक्ट बनाएंगे AC और BD। ठीक है। अब इसमें ये रिएक्शन जैसे सिंपल दिख रही है वैसे है नहीं। इसमें पहले AB और CD का बंध टूटने की अवस्था आएगी और फिर AC और BD के बंध के बनने की अवस्था आएगी। तो और इस अवस्था को हम जिसमें कि वीक बॉन्ड्स बन रहे होते हैं उन्हें हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, संक्रमण अवस्था कहते हैं। उसके बाद ये कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स में AC और BD में। तो इस तरह से जो संपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें एक बीच में ट्रांजिशन स्टेट आती है और इस ट्रांजिशन स्टेट पे जो बॉन्ड्स बन रहे होते हैं रिएक्टेंट और के बीच में वो वीक बॉन्ड होते हैं और उनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एनर्जी होती है और इसको हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनने के बाद ही प्रोडक्ट का निर्माण होता है जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। वाई एक्सिस पर एनर्जी ऑफ द सिस्टम है, एक्स एक्सिस पर रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स हैं और एनर्जी है AB+CD। उसके बाद फिर इससे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी सबसे हाईएस्ट एनर्जी होगी। उस एनर्जी को पार करके फिर प्रोडक्ट बनते हैं। अब प्रोडक्ट के रूप में हमें AC और BD प्राप्त होता है। तो इस तरह से आज हमने एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकालते हैं उसके दो मेथड्स पढ़े हैं। उसके बाद हमने रोल ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इन केमिकल रिएक्शंस वो पढ़ा है। उसके बाद एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का क्या रोल होता है केमिकल रिएक्शन में वो पढ़ा। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे कोलेजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट्स। थैंक यू।